हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर मेंस की सीरीज चलाई जा रही है। साथ ही 65वीं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए करंट इशू की सीरीज चलाई जा रही है। आइए हम लोग मिलकर देखते हैं। तो पहला टॉपिक है ट्राइग्लोमाइसिस ट्यूटेट्री। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। डेनमार्क की जीव वैज्ञानिक एना सोफिया रिबोलिरा ने परजीवी कवक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे ट्राइग्लोमाइसिस ट्यूटेट्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एना सोफिया रिबोलिरा कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक उत्तरी अमेरिका मिलीपेड कनखजूरा की फोटो देखी, जिसमें कवक की तरह दिखने वाले छोटे छोटे डॉट थे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं ट्राइग्लोमाइसिस ट्यूटेट्री का संबंध लोबरिनियसिस नामक कवक अनुक्रम से है। यह छोटे छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीटों और मिलीपेड को खाते हैं। ध्यातव्य है कि ये कवक मेजबान जीव के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं यह पहली बार जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी कवक की खोज की गई तो ट्विटर पर खोज होने के कारण इसका नाम ट्राइग्लोमाइसिस ट्यूटेट्री रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं गिग इकोनॉमी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गिग एक निश्चित अवधि तक चलने वाली नौकरी को कहते हैं। अक्सर यह परियोजना तक जब तक कंपनी को उस प्रोजेक्ट विशिष्ट या आवश्यकता होती है तो चलती है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक और अस्थायी भी हो सकती है, किंतु जब तक इसकी आवश्यकता होती है तब तक यह रहती है। सभी गिग्स जॉब है, लेकिन सब जॉब गिग्स नहीं है। आप लोग समझते हैं गिग अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसके पहला फैक्ट है डिजिटलीकरण के दौर में रोजगार के परिभाषा और कार्य के स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रहा है और यह नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है, जिसे गिग अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कोविड-19 महामारी के बाद गिग अर्थव्यवस्था का महत्व और तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटलीकरण, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, वर्चुअल संस्थाओं का बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका सीधा प्रभाव गिग अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस कार्य और एक निश्चित अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना पसंदीदा काम कर सकता है और काम खत्म होने के बाद उसे छोड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव। इसके प्रभाव को देखते हैं। इसमें गरीब लोगों का फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता के मामले में गरीब लोग काफ़ी पीछे हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं वर्तमान में मशीनों द्वारा नहीं बल्कि सॉफ्टवेयरों द्वारा मानव श्रम का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। अतः डिजिटलीकरण रोजगारों को कम करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कई कंपनियां अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से कई प्रोजेक्ट के काम आउटसोर्सिंग के जरिए करवा रहे हैं। इसमें लागत में बचत होती है और कर्मचारियों को घर बैठे काम करने का अवसर मिलता है, जो कोविड-19 के समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री 40, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धि, वर्चुअल रियलिटी आदि के कारण गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था के लाभ। इसके आवश्यक गुण युक्त प्रतिभा खोजने में आसानी होगी। कंपनियों के श्रम लागत में कमी की वजह से कंपनियां प्रतियोगी हो जाती है और इसका असर कंपनियों के लाभ और निर्यात पर पड़ता है, जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका लाभ महिलाओं को भी मिल सकती है, क्योंकि कई महिलाएं जो घरेलू काम तक सीमित है वह अब गिग अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है। अब इस अर्थव्यवस्था की चुनौतियां को हम लोग देखते हैं। गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट है कंपनियां द्वारा किसी भी काम से हटाया जा सकता है और कार्यकाल की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसका निष्कर्ष हम लोग देखें गिग अर्थव्यवस्था को सरकार की निगरानी के अंतर्गत लाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित करने के साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान करना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कावासाकी रोग, इसके बारे में देखते हैं। इटली में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोगों जैसे लक्षणों वाली एक समान बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सृजन हो जाती है। बुखार, हाथों पैर में सूजन, हॉट और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है क्योंकि इस रोग के कारण पहुंचाने वाली धमनियों में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में यह रोग पाया जाता है। अभी इसकी संख्या बहुत कम है, परंतु पिछले 2 दशकों में इस मामले में तीव्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके लिए अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। इसके प्रमुख बिंदु को हम लोग देखते हैं। वर्ष 2012 से 2025 तक 6 लक्ष्यों की पहचान की गई थी। यह निम्नलिखित है। पहला है 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों में वृद्ध विरोध या बौनापन के मामलों में 40% की कमी। दूसरा है 19 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं में एनीमिया के मामले में 50% की कमी। नेक्स्ट है, कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामले में 30% की कमी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, बच्चों में मोटापे के मामलों की वृद्धि को पूरी तरह से रोकना। नेक्स्ट, शिशु के जन्म के पहले 6 महीने और अनन्य स्तनपान माँ का दूध की दर को 50% बढ़ाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल निर्बलता दुबलापन के मामले में कमी लाना, इसे 5% कम बनाए रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। साथ ही भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय समानता वाले देशों में से एक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोरो सर्वेक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और चर्चा में रहा है, इसे हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सोरो सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। इसके आधारित प्रमुख बिंदु है, पहला है, इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करना है। नेक्स्ट है, इस सोरो सर्वेक्षण के लिए गले और नाक स्वाद और RT-PCR परीक्षणों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार नियमित परीक्षण के अलावा निगरानी करनी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस समय सोरो सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि सभी जिलों में SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए व्यवस्थित निगरानी स्थापित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेरो सर्वे की निगरानी इकाई में कुल 10 स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। इसमें प्रत्येक जिले में 6 सार्वजनिक और 4 निजी सुविधाएं शामिल होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस सर्वेक्षण के तहत एकत्र किए गए डेटा के मानक संकेतन प्रारूपों के उपयोग करने के कार्रवाई के लिए स्थानीय रूप से विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद जगह, व्यक्ति और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए संकेतक बनाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स सूचकांक के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देखते हैं। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास एवं पर्यावरण स्थिरता को जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस सूचकांक को देशों के ऊर्जा प्रणालियों में मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार 75% देशों ने अपने पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। नेक्स्ट, स्वीडन के लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में तीर्थ स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। नेक्स्ट है, भारत में LED बल्ब और स्मार्ट मीटर को थोक खरीद और उपकरणों के लेबलिंग के कार्यक्रम को शुरू करने से यह हासिल किया है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एआई पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम। ये चर्चा में क्यों है और क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है चर्चा में क्यों। हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम शुभारंभ किया। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई। साधारण शब्दों में एआई का मतलब होता है इंसान की सोचने, समझने एवं भावनाओं को मशीनों के अंदर डाल देना। दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जिसके तहत मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने, समस्या समाधान और सीखने की क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MIETY का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग का नेस्कॉम संयुक्त रूप से मिलकर इस पोर्टल को चलाएगा। यह पोर्टल भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। भारत में एआई से संबंधित लेखों, स्टार्टअप, एआई के निवेश, फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे संस्थाओं को साझा करेगा। इसके द्वारा पोर्टल पर दस्तावेजों और केस स्टडी, अनुसंधान रिपोर्ट आदि को भी साझा किया जाएगा। इसमें एआई से संबंधित शिक्षा और नई नौकरी की भूमिकाएं के बारे में एक संभाग भी होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना और उसे नए युग के तकनीकी माइंडसेट, प्रासंगिक एआई कौशल सेट और आवश्यक एआई टूल सेट तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन MIETY के द्वारा ईटेल इंडिया के सहयोग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से शुरू किया गया है। DOSE&L राज्य शिक्षा विभागों को पात्रता मापदंडों के अनुसार शिक्षकों को मनोनीत करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। युवाओं को एआई के लिए तैयार होने और उसके कौशल गैप को कम करने में मदद करके युवाओं को सशक्त बनाएगा, जबकि युवाओं को सार्थक रूप से प्रभावित सामाजिक समाधान बनाने के लिए सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों और छात्रों को पूरे देश तक पहुंच बनाने और समावेशी रूप से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पाकरा कार्यक्रम। रूस ने पर्सिएटिव एविएशन कॉम्प्लेक्सन फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देखते हैं। यह विमान बम वर्षक विमान सुखोई 54 से 57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। पाकरा कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। यह रूसी हथियारों और बम वर्षकों को दुश्मनों के लिए अदृश्य बना देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत रूस सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। भारत और रूस रक्षा समझौतों में 5400 मिसाइल, कामोव हेलीकॉप्टर आदि शामिल है। इसके अलावा K-8-226 हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत रूस रक्षा समझौता के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत में टिड्डियों का प्रकोप काफ़ी चर्चा में रहा है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं चर्चा में क्यों है। टिड्डियों के दल ने भारत के कई राज्यों पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में धावा बोल दिया है। वे जहां कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं सिविल एविएशन समेत अन्य क्षेत्र इससे प्रभावित होने की आशंका है। FAO के अनुसार टिड्डियों के खतरे के संदर्भ में सोमालिया और इथियोपिया के बाद भारत का तीसरा स्थान है। अब टिड्डियों के बारे में देखते हैं। टिड्डी एक्रिडियाई परिवार के अर्थप्रेडा गण के संबंधित उष्णकटिबंधीय कीट है। विश्व में टिड्डियों की 10 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। रेगिस्तानी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, इटालियन टिड्डी, मोरस्को टिड्डी, भूरी टिड्डी, दक्षिण अमेरिकन टिड्डी, ऑस्ट्रेलियन टिड्डी और ब्रिक्स टिड्डी। रेगिस्तानी टिड्डियों की प्रजाति सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। भारत में रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासिया, बॉम्बे टिड्डी, ट्री टिड्डियों के 4 प्रजातियों का प्रकोप होता है।
सामान्यतः गर्मी और बारिश में टिड्डियों के विकास की परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होती है एवं इस मौसम में यह काफ़ी तेज़ी से प्रजनन करते हुए 3 महीने में 20 गुना तक बढ़ सकते हैं। टिड्डियों का एक छोटा सा दल एक दिन में 10 हाथी, 25 ऊँट या 2500 आदमी के बराबर खाना खा सकता है। अब हम लोग देखते हैं टिड्डियों के हॉट स्पॉट केंद्र। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और यमन टिड्डियों का प्रजनन केंद्र माना जाता है। भारत में टिड्डियों को अधिकतर पाकिस्तान के रास्ते में प्रवेश करती है। एफएओ के पूर्वानुमान के मुताबिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया और जिबूती रेगिस्तान टिड्डियों के गढ़ बन गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्यों बढ़ रहा है टिड्डियों का प्रकोप। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम परिवर्तन होने से जहां एक ओर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा ज़्यादा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जाड़ों में वर्षा होने का इसका प्रजनन काल बढ़ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है टिड्डियों के प्रकोप से बचने के तरीके। तो टिड्डियों को अंडे को नष्ट करना। नेक्स्ट है माइक्रोनियल और अल्वा मास्ट पावर स्पेंसर के स्प्रेयर से मेलाथियोन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव। टिड्डियों के लिए कुशल चेतावनी प्रणालियों का विकास करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में टिड्डी चेतावनी तंत्र। भारत में टिड्डियों के प्रकोप के बचने के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना LWO 1946 में की गई थी। इसका केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद में एवं क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा 10 टिड्डी सर्किल कार्यालय समेत एक टिड्डी क्षेत्र में अन्वेषण केंद्र बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बग बाउटी कार्यक्रम के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? तो आरोग्य सेतु ऐप को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया है। ऐप डेवलपर्स इसकी सुवेदिता एवं कोड सुधार में मदद करने का अनुरोध किया गया है। यह विशेष है आरोग्य सेतु ऐप में सुधार का सुझाव देने पर 1 लाख से पुरस्कृत किया जाएगा। इसका आयोजन माई गवर्नमेंट टीम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पुटियस सेक्टस के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु के वेलांकनी में एक छोटा जलाशय में ताजे जल की मछली की नई प्रजाति मिली है। सिल्वर रंग की इस मछली को पुटियस सेक्टस का नाम दिया गया है। लैटिन भाषा में सेक्टस का अर्थ होता है पवित्र। वस्तुतः पुटियस साइप्रिनिडे परिवार की मछली है। साइप्रिनिडे ताजे जल की मछलियों का एक परिवार है जिसमें मीनो गोल्ड फिश भी शामिल है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं भारत में पुटियस की प्रजातियां मुख्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय की प्रवाहित होने वाले जल निकायों में पाई जाती है। स्थानीय स्तर पर पुटियस सेक्टस को केरल में परल और तमिलनाडु में केंडे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह एक छोटे आकार की वाली मछली है जिसका लंबाई 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसे भोजन तथा सजावट एक्वेरियम में हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह अन्य मछलियों से इस रूप में भिन्न है कि इसमें एक लंबा मुंह, नाक के पास जोड़ी संवेदी अंग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुटियस सेक्टस को फिलहाल पुणे स्थित भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में जमा कर दिया गया है। साथ ही इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जंतुओं के नाम रखने वाला आधिकारिक प्राधिकरण में पंजीकृत भी करा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं राम किंकर बैज 1906 से 1980 ईस्वी तक था। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। राम किंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार व चित्रकार थे। इनका जन्म 25 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। वर्ष 1925 में इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कलात्मक कौशल का विकसित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्होंने अपनी कला में भारतीय शास्त्रीय पूर्व मूर्ति कला मूल्यों तथा आधुनिक पश्चिमी शैली को अपनाया। मूर्ति निर्माण हेतु इन्होंने सीमेंट, लेटेराइट एवं गाढ़े का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मूर्ति कला निर्माण में सीमेंट करकिट का प्रयोग इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1950 में इन्हें सैलून डेज रियलिटीज न्यूवेल्स और 1951 में सैलून डे माई में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्कृति मंत्रालय का राष्ट्रीय आधुनिकीकरण कला संग्रहालय की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य बदलाव एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से यात्रा नामक शीर्षक से आभासी यात्रा का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इस आभासी यात्रा में राम
क्रिकर जी की कुल 639 कलाकृतियों में से 520 कलाकृतियाँ एवं इनकी जीवन स्मृति पर ही प्रकाश डाला जाएगा। इन कलाकृतियों को 5 श्रेणियों में चित्र, जीवन का अध्याय एवं सार एवं संरचनात्मक संरचना, प्राकृतिक अध्ययन व परिदृश्य तथा मूर्तियाँ इत्यादि में बांटा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं खादी मार्ग सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने विदेशों में खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को निर्यात करने की संभावना तलाशने का फैसला लिया है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। इस मास्क के निर्माण के लिए विशेष रूप से डबल डिस्टेंस्ड खादी फैब्रिक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह फैब्रिक नमी को अंदर बनाए रखने की मदद करेगा, जबकि हवा को गुजरने के लिए एक आसान मार्ग भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह मास्क इसलिए भी खास है क्योंकि ये हाथ से काटे और बुने हुए सूती और रेशमी कपड़ों के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बाधा के रूप में काम करता है और सूती कपड़ा एक मैकेनिकल बाधा के रूप में कार्य करता है। यह मास्क सांस लेने के लिए आरामदायक, लागत प्रभावी, पुनः इस्तेमाल होने वाले, धुलने योग्य, बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के बारे में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली की प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इस साल भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल ये 76वां स्थान पर था। याद तो वहीं चीन ने 78, बांग्लादेश 87, पाकिस्तान 94 और नेपाल को 95वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वीडन अपने पिछले साल की रैंकिंग को बरकरार करते हुए इस साल भी प्रथम स्थान पर है, और जबकि हैती सबसे आखिरी पायदान पर प्राप्त हुआ। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री वन धन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गृह और अन्य उत्पादों का विपणन करने वाली थाने में शाहपुर की आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। वन संपदा के कुल प्रबंधन के माध्यम के कातकारी जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए यह रोल मॉडल प्रस्तुत करती है। अब हम लोग देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री वन धन योजना। जनजातीय समुदायों के लिए सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वन धन विकास योजना लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री वन धन योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यम को सृजन करना है। ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी है। ट्राइफेड अब तक 26 राज्यों में 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 1101 वन धन केंद्रों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी दी है। अब हम लोग देखते हैं क्या है PMYDY का उद्देश्य। तो यह पहला है वन संपदा या वन धन का दोहन कर जनजातीय समुदायों के लिए आजीविकाओं का सृजन करना। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान व कौशल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन से संबंधित कौशल देकर बाजार की अगुवाई वाले उद्यम मॉडल के जरिए उनकी आय को अधिक करना। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक स्तर पर लघु वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन कर जनजातीय समुदाय का उन्नयन करना। नेक्स्ट है इससे 3 वर्षों के दौरान 45 लाख जनजातीय लोगों के रोजगार एवं उद्यमिता विकास के लिए जनजातीय उद्यमों का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन हेतु प्रधानमंत्री वन धन योजना की अनूठी पहल। तो IIT और IIM और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को इस पहल में सहयोग के लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्की, CII, एसोचैम, PhD चैम्बर और DICI जैसे संगठनों का सहयोग उत्पादों को प्रोत्साहन हेतु वाणिज्य, MSME, ग्रामीण विकास एवं रेल जैसे मंत्रालयों से संपर्क किया गया है। अब हम लोग देखते हैं ट्राइफेड क्या है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की 6 अगस्त 1987 को स्थापना की गई। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी उत्पादों के विपणन और विकास के माध्यम से जनजातीय लोगों को सशक्तिकरण करना। यह जनजातीय उत्पादों के खरीद और विपणन की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? तो नेशनल करियर सर्विस एवं डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
ION की संयुक्त पहल से यह निःशुल्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। NCS की शुरुआत 20 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य है इसके द्वारा उम्मीदवारों को व्यक्तित्व का विकास करना, उद्योगों में कौशल की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका विशेष है यह कार्यक्रम पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।